नमस्कार दोस्तों, आज है 27 सितंबर और फ्रेंड्स स्पेशल करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 द्वारा कौन सी वस्तुओं को हटाया गया है? Which items have been removed by the Essential Commodities Amendment Bill 2020? तो अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू। Cereals, lentils, oilseeds, edible oils, onions and potatoes। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का उद्देश्य निजी निवेशकों के व्यावसायिक कार्यों में अत्यधिक विनियामक हस्तक्षेप की आशंकाओं को समाप्त करना है। इससे जो लाभ होगा, इस विधेयक के माध्यम से सरकार ने विनियामक वातावरण को उदार बनाने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जाए। संशोधन विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि और प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियों में इन कृषि उपजों की कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है। इस संशोधन के माध्यम से न केवल किसानों के लिए बल्कि उपभोक्ताओं और निवेशकों के लिए भी सकारात्मक माहौल का निर्माण होगा और यह निश्चित रूप से हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाएगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 क्या है? व्हाट इज द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955? तो आवश्यक वस्तुओं या उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तथा उन्हें जमाखोरी और कालाबाजारी से बचाने के लिए सरकार ने 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाया गया था। द गवर्नमेंट इनेक्टेड द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इन द ईयर 1955 टू इंश्योर सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज और प्रोडक्ट्स एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम होर्डिंग्स एंड ब्लैक मार्केटिंग। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में आवश्यक वस्तुओं की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। इस अधिनियम की धारा 2A में कहा गया है कि आवश्यक वस्तु का अर्थ इसी अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तुओं से है। यह अधिनियम केंद्र सरकार को अधिनियम की अनुसूची में आवश्यक वस्तु के रूप में किसी एक विशिष्ट वस्तु को जोड़ने अथवा उसे हटाने का अधिकार देता है। यदि केंद्र सरकार सहमत है कि सार्वजनिक हित में किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित करना आवश्यक है, तो वह राज्य सरकारों की सहमति से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर सकती है। किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित करने से सरकार उस वस्तु के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित कर सकती है। साथ ही सरकार उस वस्तु के संबंध में एक स्टॉक सीमा भी लागू कर सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है? व्हाट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट? तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऐसे उपकरण हैं जो म्यूचुअल फंड की तरह कार्य करते हैं। ये संपत्ति में निवेश करने हेतु कई निवेशकों से धनराशि की छोटी रकम को हासिल करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो एक समयावधि में नकदी प्रवाह देते हैं। इस नकदी प्रवाह के हिस्से को निवेशकों में लाभांश के रूप में वितरित किया जाता है। InvITs are devices that act like mutual funds. These are designed to garner small sums of money from many investors to invest in the property, which gives cash flow over a period of time. Part of this cash flow is distributed to investors as dividends. एक INVIT इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर में न्यूनतम निवेश राशि 10 लाख रुपए है। इसलिए उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों, संस्थागत और गैर संस्थागत निवेशकों के लिए यह उपयुक्त है। IPO के माध्यम से स्टॉक की तरह ही एक्सचेंजों में भी INVITs सूचीबद्ध हैं। हालांकि भारतीय INVIT बाजार अभी परिपक्व नहीं हुआ है और उसने अब तक 10 ही ऐसे संगठन का समर्थन किया है, जिनमें से केवल 2 सूचीबद्ध हैं। स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध INVIT, RBI INVIT फंड एवं इंडिया ग्रिड ट्रस्ट, ये 2 ही हैं। INVIT को सेबी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट विनियम 2014 द्वारा विनियमित किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट संरचना कैसी है? हाउ इज द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट स्ट्रक्चर? तो म्यूचुअल फंड की तरह इसके पास ट्रस्टी, प्रायोजक, निवेशक, निवेश प्रबंधक
एवं परियोजना प्रबंधक होते हैं। लाइक म्यूचुअल फंड्स, इट हैज ट्रस्टीज, स्पॉन्सर्स, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजर्स। ट्रस्टी के पास INVIT के प्रदर्शन का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी है। प्रायोजक कंपनी के प्रमोटर हैं जिन्होंने INVIT स्थापित किया है। निवेश प्रबंधक को INVIT की परिसंपत्तियों एवं निवेशों की देखरेख का कार्य सौंपा जाता है। प्रोजेक्ट के निष्पादन के लिए परियोजना प्रबंधक जिम्मेदार होता है। वज्र फैकल्टी योजना कैसी योजना है? हाउ इज द विजिटिंग एडवांस ज्वाइंट रिसर्च वज्र फैकल्टी स्कीम? तो यह योजना अनिवासी भारतीयों यानी कि NRI और विदेशी भारतीय नागरिकों OCI सहित विदेशी वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों को भारत के सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थानों और विश्वविद्यालयों में एक विशिष्ट अवधि तक काम करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रारंभ की गई। दिस स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड टू इंकरेज फॉरेन साइंटिस्ट एंड एकेडमिक्स इंक्लूडिंग नॉन रेजिडेंट इंडियंस एंड फॉरेन इंडियंस नेशनल्स to work for a specific period in India's publicly funded institutions and universities। यह योजना भारतीय शोधकर्ताओं सहित विदेशी वैज्ञानिकों को एक या एक से अधिक भारतीय सहयोगियों के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अत्याधुनिक क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले सहयोगशील अनुसंधान करने के लिए एडजंक्ट या विजिटिंग फैकल्टी असाइनमेंट प्रदान करती है। अगर आपको अगर आप कंपटीशन के लिए करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, चाहे आप HSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या SSC, बैंकिंग, रेलवे, यानी किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन क्या है? व्हाट इज द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन? तो WIPO बौद्धिक संपदा सेवाओं, नीति, योजना और सहयोग के लिए स्थापित वैश्विक मंच है। यह 193 सदस्य राष्ट्रों के साथ संयुक्त राष्ट्र का एक स्व-वित्त पोषित अभिकरण है। WIPO is an established global platform for intellectual property services, policy, information and collaboration. It is a self-financed agency of the United Nations with 193 member nations. WIPO का मिशन एक संतुलित और प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रणाली के विकास का नेतृत्व करना है, जो नवाचार और रचनात्मकता को सक्षम बनाता है। WIPO का मैंडेट, शासी निकाय और प्रक्रियाएं WIPO कन्वेंशन में तय की गई है। इस कन्वेंशन के अंतर्गत ही 1967 में WIPO की स्थापना की गई थी। नेट न्यूट्रलिटी का सिद्धांत क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ नेट न्यूट्रलिटी? तो नेट न्यूट्रलिटी का सिद्धांत मानता है कि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को सभी इंटरनेट गतिविधियों के साथ एक समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ नेट न्यूट्रलिटी अज्यूम्स दैट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स शुड ट्रीट ऑल इंटरनेट एक्टिविटीज इक्वली। उपयोगकर्ता सामग्री, वेबसाइट, प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन, स्रोत, गंतव्य अथवा संचार विधि आदि के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं अथवा कंपनियों को किसी विशिष्ट डेटा के लिए अलग अलग कीमतें नहीं लेनी चाहिए, चाहे वह डेटा विभिन्न वेबसाइटों पर विजिट करने के लिए हो या फिर अन्य सेवाओं के लिए। नेट न्यूट्रलिटी के सिद्धांत में यह भी स्वीकार किया गया है कि इंटरनेट सर्विस प्रदाताओं द्वारा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न करते हुए उन्हें इंटरनेट पर उपलब्ध सभी सामग्री तक पहुंचने में सक्षम बनाना चाहिए। रक्षा विकास एवं अनुसंधान संस्थान DRDO किस मंत्रालय के अंदर कार्य करता है? द डिफेंस डेवलपमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट फंक्शंस विद इन विच मिनिस्ट्री? तो DRDO भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक अनुसंधान एवं विकास विंग है जो अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों में आत्मनिर्भरता हासिल कर भारत के सैन्य बलों को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखता है। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर DRDO ने विभिन्न रणनीतिक प्रणालियों और प्लेटफॉर्मों के सफल विदेशी विकास और उत्पादन, जैसे कि मिसाइलों की अग्नि और पृथ्वी श्रृंखला, हल्के लड़ाकू विमान जैसे तेजस, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जैसे पिनाका, वायु रक्षा प्रणाली जैसे आकाश, रडार,
और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली की एक विस्तृत श्रृंखला आदि का विकास और उत्पादन करके भारत के सैन्य बलों को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। डीआरडीओ का गठन 1958 में भारतीय सेना के तत्कालीन तकनीकी विकास प्रतिष्ठान और रक्षा विज्ञान संगठन के तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय को परस्पर मिलाकर किया गया था। नानक नाम लेवा या नानक पंथी कौन कहलाता है? हु इज कॉल्ड नानक नाम लेवा और नानक पंथ? तो कोई भी व्यक्ति जो गुरु नानक देव के बताए मार्ग पर विश्वास करता है और जीवन में उसकी शिक्षाओं का पालन करता है, चाहे वह किसी भी धर्म से संबंधित हो, नानक नाम लेवा या नानक पंथी कहलाता है। गुरु नानक देव जी ने एकता का संदेश दिया, जिसके कारण विभिन्न धर्मों के लोग उनके अनुयायी बन गए। उनके दर्शन का मूल सार सबना जिया एक दाता, अर्थात जीवन देने वाला ईश्वर एक है और ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर में 12 से 15 करोड़ नानक पंथी। किसी भी कीमत पर स्वतंत्रता का मोल नहीं किया जा सकता। वह जीवन है, भला जीने के लिए कोई क्या मोल नहीं चुकाएगा। किसी भी कीमत पर स्वतंत्रता का मोल नहीं लगाया जा सकता कि स्वतंत्रता की क्या कीमत होनी चाहिए, क्योंकि वह एक जीवन है और जीने के लिए कोई भी कुछ भी करने के तैयार है।